हेलो स्टूडेंट, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है परचेज साइकिल। परचेज साइकिल में वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जैसे इनिशिएटिंग दी परचेज। इनिशिएटिंग का मतलब है कि परचेज करने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो इनिशिएट लेती है। तो यहाँ इनिशिएटिंग दी परचेज में तीन आ जाएंगे। पहला आपका आएगा स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का क्या काम होता है कि अपना स्टॉक पूरा रिकॉर्ड करके रखना उस स्टोर कीपर का काम है। सेकंड आपका आ जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का ये काम है कि न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता है। थर्ड आपका आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऐसी स्पेसिफिक मटेरियल्स के बारे में देखेगा जो स्टोर कीपर ने नहीं मंगवाई हुई है, तो उसको और वो दिखेगा कि आम तौर पर अगर आपको उस मटेरियल की ज़रूरत है तो आप स्टॉक में मंगवाओगे, अदरवाइज़ आप स्टोर कीपर को मना कर दोगे। सेकंड आता है परचेज़ रिक्विजिशन। परचेज़ रिक्विजिशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। परचेज़ रिक्विजिशन को हिंदी में बोलते हैं क्रय मांग। क्रय मांग क्या है, एक परचेज़ डिपार्टमेंट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसमें प्रॉपर तरीके से मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, मतलब एक तरह का लेटर है जिसको आप मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म कहते हो। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसे परचेज़ डिपार्टमेंट तैयार करता है। आमतौर पर ज़्यादातर इसको स्टोर कीपर तैयार करता है। स्टोर कीपर इस परचेज़ रिक्विजिशन स्लिप में परचेज़ के सारे ऑर्डर लिखेगा, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस और सारी डिटेल, स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, सभी चीज़ें जो है वो बनाकर तैयार कर देगा। और यहाँ पर स्टोर कीपर ये देखेगा जब उसके स्टॉक उसके पास नहीं रहा उस मटेरियल का और रीऑर्डर पॉइंट क्रिएट हो गया, रीऑर्डर पॉइंट क्रिएट करने के लिए वो परचेज़ रिक्विजिशन मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप जो है तैयार करके परचेज़ डिपार्टमेंट को भेज देगा। उसके बाद परचेज़ डिपार्टमेंट को भेजने के बाद एक टेंडर तैयार कर लिए जाते हैं जिसकी 3 कॉपी रखी जाती है। पहली कॉपी जो है परचेज़ डिपार्टमेंट को दे दी जाती है जो कि ओरिजिनल कॉपी होती है। सेकंड कॉपी स्टोर अकाउंटेंट को भेजी जाती है और थर्ड कॉपी वो बनाने वाला अपने पास रखता है। और इसके जो सैम्पल्स है वो आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं, किस तरह से क्वांटिटी इन स्टॉक आएगा, कंजप्शन पर डे लिखा जाएगा, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, परचेज़ ऑर्डर, सप्लाई, डिलीवरी डेट, ये सारी परचेज़ रिक्विजिशन फॉर्म में आती है। इसी में एक पॉइंट अटैच हो रखा है बिल ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब उस मटेरियल का बिल कैसे तैयार किया जाता है। कहते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वर्क ऑर्डर भेजा जाता है तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बना लेता है जिनकी उन्हें नीड होती है। और वो नीड लिस्ट बनाने के बाद आपने उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपने लिस्ट में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके लिख देना है ताकि एक बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो जाए, जिसको आप बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। यह एक तरह से मटेरियल का वो बजट है जिसमें आपने वर्क ऑर्डर कंप्लीट करना होता है कि आपको मान लो 20,000 रुपये का बजट अलॉट कर दिया। उस 20,000 के बजट अलॉट में आपने ये देखना है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने वो बिल ऑफ मटेरियल तैयार करना है। मतलब आपको कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी का माल मटेरियल आपको चाहिए वो तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग परचेज़, कि ख़रीदते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टू परचेज़। आपको क्या ख़रीदना है, क्या परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए आपने एक रिक्विजिशन फॉर्म तैयार किया, उसे परचेज़ डिपार्टमेंट को भेज दिया और आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन में हर एक कॉलम में आपने उस मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी आपको कोडिंग डिकोडिंग देनी थी उसको लिख दिया। कोड नंबर इसलिए दिए जाते हैं या सिंबल्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि सिक्रेसिटी बने रहे और मटेरियल का नाम ना लिखा जाए, इसलिए सिक्रेटिसी बनाने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। इससे पता लग जाता है कि आपको क्या ख़रीदना है। व्हेन टू परचेज़, कब ख़रीदना है। कहते हैं कि जब आपको ये पता लग जाता है क्या ख़रीदना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी रिक्विजिशन स्लिप में उसकी डिलीवरी डेट क्या है, आपको कब तक रीऑर्डर पॉइंट जो है तय करना है। अगर रीऑर्डर पॉइंट आपको नहीं माना तो ज़रूरत से ज़्यादा मान लो सामान अगर आप ख़रीद लोगे तो वो वेस्टेज हो जाएगी। तो रीऑर्डर पॉइंट का पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें सीजनली ख़रीदी जाती है, सीजन्स के अकॉर्डिंग, तब आप क्या करते हो, अपना मटेरियल जो है ज़्यादा परचेज़ कर लेते हो। अगर ओवर स्टॉकिंग हो गया या अंडर स्टॉकिंग हो गया, दोनों में ही आपको ड्रॉबैक रहेंगे। हाउ मच टू परचेज़, कितना परचेज़ करना है। एक इकॉनमी लेवल आपको तय कर दिया जाता है कि ना तो ओवर स्टॉकिंग हो ना ही अंडर स्टॉकिंग हो। ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा माल आपका ख़राब हो जाएगा। अंडर स्टॉकिंग होगी तो आपकी डिमांड वापस जाने के चांसेस रहेंगे। तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल जो है बनाए रखना है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। अब बात ये आती है कि आपने बिल तो तैयार कर लिया, मटेरियल की क्वांटिटी, क्वालिटी,
प्राइस सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया। अब आपको उस माल को, उस मटेरियल को सप्लाई करने के लिए सप्लायर्स की ज़रूरत है। सप्लायर ऐसे होने चाहिए, मल्टीपल सप्लायर हो, ताकि वो कंपनी के लिए रिलायबल हो। कहते हैं जैसे ही रिक्विजिशन स्लिप तैयार करती है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट तैयार हो जाता है कि आपके सप्लायर की सिलेक्शन कैसे हो। और सप्लायर्स की सिलेक्शन करने के लिए टेंडर्स जो है, कोटेशंस तैयार किए जाते हैं। और टेंडर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि फर्म्स की रिलायबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी या उसकी जो भी कंडीशंस है, पिछला सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है और सबसे कम टेंडर वाले को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद उनको सिलेक्शन में ले लिया जाता है, वो माल सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है परचेज़ ऑर्डर भेजना होता है। कहते हैं टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद फर्म को टेंडर्स भेजे जाते हैं। टेंडर एक तरह का ऑफ़र है, मतलब परचेज़र और सप्लायर के बीच में वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे आप परचेज़ ऑर्डर को सप्लाई ऑर्डर भी कह सकते हो। परचेज़ ऑर्डर में क्या होता है, एक फॉर्म रेडी कर लिया जाता है जिसमें सभी बातें क्लियर होती है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होंगी, पेमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं। इसकी 5 कॉपीज़ परचेज़ ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है तैयार करता है। जो ओरिजिनल कॉपी है अगेन वो परचेज़ डिपार्टमेंट के पास रहती है, सप्लायर्स को, और दूसरी स्टोर अकाउंटेंट के पास, तीसरी रिसीप्ट डिपार्टमेंट के पास, चौथी जो है स्टोर कीपर रखता है, और फिफ्थ जो है परचेज़ डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। मतलब ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर सप्लायर रखेगा, क्योंकि उसने रिकॉर्ड आगे लेके मटेरियल को जो है देकर आना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल को कौन रिसीव करे। कहते हैं जितने भी बड़े बड़े बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बन जाता है, वो माल को रिसीव करते हैं। लेकिन छोटे डिपार्टमेंट के लिए तो स्टोर कीपर रखा जाता है। स्टोर कीपर क्या करता है, जो उसके पास ऑर्डर की रिसीप्ट आई थी और जो लोडिंग होकर माल आया है, वो उनकी मैचिंग करता है कि वो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं है तो सप्लायर क्या है, फर्म को वापस कर देता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो सप्लायर फर्म को या तो वापस कर देगा या वो अपने पास रख लेगा इन फ्यूचर के लिए, कि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको दे देगा। ये है रिसीप्ट ऑफ मटेरियल। फिर आता है इंस्पेक्शन करना। अब कहते हैं कि सारी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब तय किए जाते हैं। अगर आपकी इंस्पेक्शन के टाइम आपका मटेरियल कम वैल्यू का है तो कुछ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं। कम मटेरियल होने का मतलब है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फर्म के ऊपर, और अगर आपकी हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है तो जो स्टैंडर्ड है वो पर्टिकुलर तरीके से देखी जाती है, और स्टोर कीपर या इंस्पेक्शन मैनेजर जो है स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करता है। लास्ट और 8th पॉइंट आता है पेमेंट्स ऑफ बिल। अब आती है बिल की पेमेंट के लिए क्या करेगा। अब स्टोर अकाउंटेंट का काम शुरू हो गया। स्टोर अकाउंटेंट क्या करेगा, उसकी जो जितनी भी मैचिंग हुई, स्टोर में कितना माल आया, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग था या नहीं था, अब अकाउंटेंट, जो स्टोर अकाउंटेंट है, वो उसका एक बिल तैयार कर देगा और उसका टोटल करके आगे भेज देगा कैश डिपार्टमेंट के पास। कैश डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि अगर उसने कुछ डिस्काउंट देता है या उसका टाइम पीरियड कुछ फिक्स करना है कि विदिन 7 डेज़ अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको CD मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। विदिन 7 डेज़ पेमेंट कर देते हो तो आपको वो डिस्काउंट दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।